अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 30 मिनट में एक जदीद मुल्क घुटनों पर आ गया था, क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा मुल्क जो ज़लज़लों का माहिर समझा जाता है, जहाँ इमारतें गिरने की बजाय झूलती हैं, जहाँ बच्चों को स्कूल में पहला सबक ये पढ़ाया जाता है कि ज़लज़ला आए तो क्या करना है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। लेकिन 11 मार्च 2011 को समंदर ने जापान को एक ऐसा सबक दिया जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। इस दिन कुदरत ने यह साबित कर दिया कि इंसान की तैयारी भी एक हद तक होती है, और जब फितरत अपनी पूरी ताकत से उठ खड़ी हो तो सबसे जदीद निज़ाम भी लड़खड़ा जाता है। 11 मार्च 2011 दोपहर के 2:46 जापान के साहली शहरों में लोग अपने रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ थे। दफातर में काम हो रहा था, बाजारों में रौनक थी, फिशरमैन समंदर के किनारे जाल फैला रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि अगले चंद लम्हों में इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जापान के शहर तोहोकू से 29 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की गहराई में सदियों से दफन वोल्केनो अचानक फट जाता है। ज़मीन कांपी और कांपती रही पूरे 6 मिनट तक। तस्वुर करें कि 6 मिनट तक ना दीवारें मुस्तहकम, ना ज़मीन पुरसुकून, ना आसमान साकीन। ये 9.1 मैग्नीट्यूड का मेगा थ्रस्ट ज़लज़ला था, इंसान की तारीख के सबसे ताकतवर ज़लज़लों में से एक। जापान का अर्ली वार्निंग सिस्टम दुनिया में सबसे जदीद माना जाता है। जैसे ज़मीन के अंदर पहली वाइब्रेशन रिकॉर्ड हुई, सिस्टम ने फौरी हिसाब लगाया और पूरी कौम को अलर्ट भेज दिया। मोबाइल फ़ोन बजने लगे, टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, रेडियो पर अलर्ट गूंजने लगा। वार्निंग थी 7.9 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला, लेकिन असल शिद्दत 9.1 थी। और ये फ़र्क सिर्फ चंद आदाद का नहीं था, ये तवानाई में कई 100 गुना का फ़र्क था। मैग्नीट्यूड लुगात्मक पैमाने पर नापा जाता है, यानी एक दर्जे का फ़र्क भी तवानाई में 30 गुना इजाफे के बराबर होता है। 7.9 और 9.1 का मतलब असल ज़लज़ले के अंदाजे से जितना ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, ये उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर ज़लज़ला था। हज़ारों लोग अपनी इमारतों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि असल ख़तरा भी आना बाकी है, और वो ख़तरा आसमान से नहीं बल्कि समंदर से आने वाला था। लेकिन लोग बिल्कुल बेफिक्र थे, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़लज़ला आना एक नॉर्मल सी बात थी। क्योंकि जापान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर साल तकरीबन 1500 से ज़ायद ज़लज़ले आते हैं, यानी एन एवरेज एक दिन के 4 से 5 ज़लज़ले आना वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। क्या बात कर रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जापान एक बहुत ही खतरनाक जुग्राफी मकाम पर बसता है। पूरी दुनिया में 15 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और जापान ठीक उस जगह पर वाक़ है जहाँ पर इनमें से 4 आपस में मिलती हैं। पैसिफिक, यूरेशियन, फिलिपाइन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये एक ऐसा संगम है जहाँ ज़मीन मुकम्मल आराम करती नहीं है, हर वक्त वहाँ पर झटके चलते रहते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। इसके अलावा जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल अंदर है, वो इलाका जहाँ पर पूरी दुनिया के 90% ज़लज़ले आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के 75% वोल्केनो यानी कि आतिशफ़शां वहाँ पर मौजूद हैं। हर साल जापान में कम से कम 1500 ज़लज़ले आते हैं। बस हर साल इनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कुछ कम आगे कभी कुछ ज़्यादा, लेकिन ये एक बिल्कुल एवरेज है। तो अब आते हैं इस वाक़े की तरफ। 11 मार्च 2011 जापान के शहर तोहोकू से 29 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की गहराई में एक ऐसी जगह जहाँ पर पैसिफिक और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं, इसके नीचे हज़ारों सालों से दफन वोल्केनो अचानक फट जाता है। और जैसे ये फटता तो यहाँ पर जो नीचे वाली साइड में थी वो थी यूरेशियन, और ऊपर वाली साइड में थी पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट। और जैसे ही एकदम से ये वोल्केनो फटता है तो जो पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट थी वो एकदम न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठती है। जब समंदर की तह अचानक 50 मीटर ऊपर उठ जाए तो ऊपर का पानी भी मॉन्स्टर बन जाता है। ये कोई आम लहर नहीं होती, ये पानी की एक दीवार होती है जो सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से साहिल की तरफ बढ़ती है, और इसी दीवार को हम सुनामी कहते हैं। ज़लज़ले के 3 मिनट के बाद जापान की मौसमियाती एजेंसी ने वार्निंग भेजी, 3 मीटर की सुनामी आने के चांसेस हैं। साहली लोगों ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि 3 मीटर की सुनामी के लिए तो ऑलरेडी समंदर की साइडों में दीवारें बनी हुई थी। लेकिन 28 मिनट बाद दोबारा वार्निंग आई, 6 मीटर, फिर 45 मिनट बाद 10 मीटर। लेकिन असल सुनामी 40 मीटर ऊंची थी, यानी 130 फीट, यानी एक 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार। लोग साहिल पर खड़े देख रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा था। और फिर जैसी सुनामी आई तो जापान की वो समुद्री दीवारें जिन पर अरबों रुपए खर्च किए हुए थे वो कागज़ की तरह टूट गई। पानी शहरों में घुसा, गाड़ियाँ खिलौनों की तरह बहने लगी, पूरी की पूरी कॉलोनियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट गई। जब सुनामी का पानी पूरे के पूरे शहरों को निगल रहा था तो इसी वक्त एक और तूफान जन्म ले रहा था। खामोशी से आंखों से ओझल फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जापान के तवानाई के निज़ाम का एक अहम सतून। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर ऑटोमेटिक बंद हो गए, क्योंकि ये पहले से ही डिज़ाइन था। लेकिन रिएक्टर के बंद होने का मतलब खतरा ख़त्म होना नहीं, क्योंकि एटमी ईंधन को ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसके लिए कूलिंग सिस्टम चलता रहना ज़रूरी है। सुनामी ने वो बैकअप जनरेटर भी डुबो दिए जो कूलिंग सिस्टम को चला रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका हर एटमी इंजीनियर को डर होता है। दर्जा हरारत बढ़ने लगा,
अगले 72 घंटों में 3 बड़े रिएक्टर के अंदर धमाके हुए और फिर वही हुआ जिसका डर था। न्यूक्लियर रेडिएशन हवा में फैलना शुरू हो गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसे कैटेगरी नंबर 7 करार दिया। वही सजा जो 1986 में चेरनोबिल को दी गई थी और ये वाक़या रशिया में हुआ था। तारीख में सिर्फ 2 वाक़यात इस दर्जे को पहुंचे हैं। जब गर्द छटी और पानी वापसी गया तो जापान ने हिसाब लगाया 20,000 से ज्यादा इंसान हलाक या लापता, 1.5 लाख घर तबाह, 220 अरब का माली नुकसान। जापान की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तबाही हुई। 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। वो सबसे दर्दनाक बात 41,000 से ज्यादा लोग आज 2026 में भी अपने घरों को वापसी नहीं जा सके। 25 से ज्यादा ममालिक इस सुनामी की लहरों से मुतासर हुए, अमेरिका से कनाडा, चिली से न्यूजीलैंड। लेकिन वो अलहदा बात है कि सबसे ज़्यादा माली और जानी नुकसान जापान का ही हुआ था। बाकियों का नुकसान हुआ था लेकिन उनकी बहुत ही कम था। 2021 में इस वाक़े के 10 साल के बाद जापान की हुकूमत ने एतराफ़ किया नाकामी सिर्फ कुदरत की नहीं थी, इंसान की सोच की भी थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने तारीखी डाटा की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया था, लेकिन इस नौयत का ज़लज़ला इससे पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। इसीलिए सिस्टम के पास मुवाज़ने के लिए कोई पैमाना ही नहीं था। यानी पूरी दुनिया में पहली बार इतना बड़ा ज़लज़ला आया था, इससे पहले कभी ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो जो चीज़ बिल्कुल नहीं हो, इसी वजह सिस्टम थोड़ा मुतासर हो गया था। समंदर की दीवारें ऊंची तो थी लेकिन 10 मीटर की सुनामी के लिए, 40 के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात, इंसान जब खुद को महफूज समझता है तो तैयारी कमज़ोर पड़ जाती है। अगर यही जापान के लोगों को पता होता कि इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है तो जितना टाइम था उन लोगों के पास, हो सकता है वो इस शहर को छोड़कर चले जाते। लेकिन उन लोगों ने यही समझा कि सुनामी बहुत ही छोटी आने वाली है, ये जो दीवारें लगी हुई हैं इनको रोक लेंगी। इसी वजह से इतना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ था। कुदरत ने वो किया जो इंसानी हिसाब से बाहर था। और इस दिन पूरी दुनिया ने यह सीखा कि सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जिसके लिए आप तैयार हैं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा वो है जिसका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया। 11 मार्च 2011 ने जापान को तोड़ भी दिया और मजबूत भी बना दिया। आज दीवारें ऊंची हैं, सिस्टम ज़्यादा हसास है, लेकिन वो 30 मिनट जिसमें जापान के लोगों ने अपने प्यारों को खोया था, वो आज भी उनको नहीं बुला पाए। तो भी अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया के पास ऐसी जोग्राफिया ही होती, ऐसे बड़े बड़े जलजले और सैलाब आते, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते थे? जैसा हमारा हुकूमती निज़ाम है, हमें तो पता भी है कि हर साल मानसून की बारिशें होनी है जिसकी वजह से हमारे दरिया और नदी नाले भर जाने हैं। लेकिन इसके बावजूद हर 2-3 साल के बाद ऐसा खतरनाक सैलाब आता है जो लोगों की ज़िंदगी को 10-12 साल पीछे धकेल देता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।